हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 7 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 42, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों को हमें मौखिक अभिव्यक्ति के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे कि उन्हें बोलने की झिझक उनकी खत्म हो जाए और अपनी बात को वह दूसरों के सामने कह पाए। इसके लिए क्या क्या साधन अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला साधन होता है चित्र पठन। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए चित्र पठन का प्रयोग भी किया जा सकता है। बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्रदान कर उनसे संबंधित प्रश्न पूछना। चित्र पठन में हम क्या करते हैं, बच्चों को कोई भी, जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल ए हमें सिखाना है तो हम बच्चों को एप्पल की पिक्चर दिखाएंगे कि यह एप्पल है, तो बच्चे बताएंगे ये ए है, इसे ए फॉर एप्पल बोलती है। तो चित्र के द्वारा हम उन्हें ज्ञान करा सकते हैं बहुत सी चीज़ों का। जैसे हमें वाइल्ड एनिमल पढ़ाना है तो हम पिक्चर दिखाकर बच्चों से नाम पूछ सकते हैं। जानवरों के नाम सिखाने हैं तो उनकी पिक्चर दिखाकर बच्चों से नाम पूछ सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? चित्र पठन के अंतर्गत आता है। चित्र हम ऐसे लेने चाहिए कि उनका कुछ अर्थ निकल रहा हो। ऐसे चित्र ना हो कि उनका कोई अर्थ ना हो या कोई मतलब ना हो, जिससे जो बच्चों से संबंधित हो, जिसका हमें बच्चों को ज्ञान कराना है। नेक्स्ट देखते हैं कहानी पठन। कहानी का पाठ। मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को गृहकार के रूप में कहानी बनाकर लाने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कक्षा में इन कहानियों का पठन पाठन कराना चाहिए। इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चे कल्पना शक्ति, रुचि, कथन शैली तथा मस्तिष्क का विकास होता है। अतः कहानी पाठ मौखिक अभिव्यक्ति में वृद्धि करता है। मतलब हम बच्चों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उन्हें गृह कार्य दे सकते हैं कि इस टॉपिक की उन्हें एक कहानी बना के लानी है, और वो से हम क्लास में उनसे सुन सकते हैं या उससे लिखवा के देख सकते हैं। तो सुनने के लिए हम मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अगर लिखित अभिव्यक्ति हमें करानी है तो लिखवा कर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कविता का पाठ। कविता पाठ द्वारा बच्चों को उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति एवं रुचि का ज्ञान होता है। अतः मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को कविता पाठ कराया जाना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हम बच्चों को कविता पढ़ाकर देख सकते हैं। इससे उनकी लय, स्वर, गति कि किस लय में कविता को पढ़ना, किस गति में पढ़ना है, और उसका उच्चारण और उसकी अभिव्यक्ति करना भी आसानी से सीख जाते हैं। नेक्स्ट है अभिनय। बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों के उच्चारण में भी सुधार होगा, उनकी शारीरिक भाषा अभिव्यक्ति में भी सुधार होगा। अतः अभिनय भी मौखिक अभिव्यक्ति का एक साधन है। हम किसी भी टॉपिक को लेकर बच्चों को अभिनय करने को कह सकते हैं। इससे बच्चों के उच्चारण में भी सुधार होता है और उनकी शारीरिक भाषा की अभिव्यक्ति करना भी वो सीख जाते हैं। अभिनय को हम चेहरे से देख के पहचान जाते हैं कि क्या भाव आ रहा है, तो वो सब भाग भंगिमा भी उनकी ठीक प्रकार से हो जाती है कि किस टाइप का हमें बोलना है, उसके भाव हमारे चेहरे पे स्पष्ट होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वाद विवाद। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास वाद विवाद द्वारा होता है। बोलने से बच्चे का संकोच खत्म होता है। इससे बच्चे की वाक्पटुता एवं वाक चातुर्य में भी सुधार होता है। वाद विवाद से बच्चे को बोलने में बहुत तेज हो जाता है और उसे किसी के सामने बोलने में कोई संकोच नहीं होता है और वो अपनी बात भी दूसरों से आसानी से कह सकता है। तो इस प्रकार हम जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है उसके क्या क्या साधन है। सबसे पहला चित्र पठन, दूसरा कहानी पठन, तीसरा कविता पठन, अभिनय और वाद विवाद, ये 5 साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, लेखन कार्य कराते समय कागज और आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो लिखने पढ़ने के कार्य को अधिक निकटता से करने पर आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। जब हम कोई चीज ज्यादा पास से देखते हैं तो उससे हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए लेखन कार्य करते समय कागज एवं आंखों के मध्य 12 दूरी होनी चाहिए। लिखते समय बच्चों को कागज से आंखों की उचित दूरी बनाए रखने के लिए कुर्सी तथा लिखने के लिए मेज का प्रयोग करना चाहिए। हमें बच्चों को कुछ भी लिखाना है तो उसके लिए हमें कुर्सी मेज का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उनकी लिखते समय आंखों से दूरी बनी रहे, आंखें बहुत ज्यादा सिर झुका के ना बैठे। किसी अन्य वस्तु को मेज या स्टूल का रूप दिया जा सकता है।
लिखते समय कागज की स्थिति, लिखने का ढंग, लिखाई के प्रकार, कलम पकड़ने का ढंग, बाएं हाथ का उपयोग आदि बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जब बच्चा लिख रहा है तो हमें ये देखना है कि कागज जो भी कॉपी पर लिख रहा है उसकी क्या स्थिति है, लिखने का उसका ढंग क्या है, लिख किस प्रकार से लाए या उसने पेंसिल किस प्रकार से पकड़ी हुई है और कौन से हाथ का उपयोग कर रहा है, इन सब बातों को भी ध्यान देना आवश्यक होता है। लिखते समय छात्रों को सीधा और संतुलित बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है टेढ़े सीधे बैठे हैं फिर उनके सही डायरेक्शन में नहीं बैठना चाहिए, सीधा होके और संतुलित होके। लिखते समय जांघ सीधी, नीचे का भाग लंब और पैर फर्श पर टिके होने चाहिए। शुरू में बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखना सिखाना चाहिए। बच्चों को सदैव सीधा लिखना सिखाइए। तिल से लिखने से कंधे की बनावट पर भी प्रभाव पड़ता है। आगे है, लिखने हेतु सीधी लिखावट सबसे अच्छी लिखावट मानी जाती है, क्योंकि इस लिखावट में बच्चे का आसन सीधा रहता है। जो भी हम बच्चे को लिखवा रहे हैं तो उसे सीधा लिखना सिखाना चाहिए। बहुत से बच्चे उल्टा सीधा लिखते हैं, वो ठीक नहीं रहता है। हमेशा बच्चों को एक सीधी लाइन में लिखना सिखाना चाहिए। यह लेख अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट व पठनीय होता है। इससे आंखों पर भी जोर नहीं पड़ता, क्योंकि शब्द दोनों आंखों से समान दूरी पर होते हैं। बालक इस लिखावट को कुर्सी पर सीधा बैठकर कागज को मेज के किनारों के समांतर रखकर लिखता है। लिखते समय यह भी आवश्यक है कि समय समय पर बाएं हाथ से कागज को सीधा किया जाए। बाएं हाथ का उपयोग कागज को ऊपर नीचे खिसकाने और पलटने में किया जाता है। कहने का तात्पर्य, जब बच्चा कोई भी कार्य लिख रहा है, कोई भी काम अपना लिखने का कर रहा है, तो उसे कुर्सी मेज पर लिखने को कहना चाहिए, क्योंकि कुर्सी मेज पर लिखने से बच्चे का आंखों से दूरी ठीक रहती है, बहुत ज्यादा नजदीक बैठ के नहीं कर पाता है और उसका आसन भी सीधा और संतुलित रहता है लिखते समय। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ते समय पुस्तक की कितनी दूरी होनी चाहिए। बालक को पढ़ाते समय कुर्सी पर सीधा बैठना चाहिए और पुस्तक आंखों से 12 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। कितने इंच की दूरी पर होनी चाहिए? 12 इंच की। पुस्तक को 45 अंश के कोण पर पकड़ना चाहिए। कौन से अंश के कोण पर? 45 अंश के कोण पर। सिर को आराम की स्थिति में रखने हेतु पुस्तक को आंखों की सीधों में रखना चाहिए। यदि पुस्तक को आंखों के अधिक निकट रखा जाएगा तो आंखों पर अधिक जोर नहीं पड़ेगा, वह निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। आंखों के जब बच्चा ज्यादा निकट रख के पढ़ता है तो उससे उसकी आंखों पर जोर भी पड़ता है और उसे निकट दृष्टि दोष की संभावना भी बढ़ जाती है। श्रोणि प्रदेश को सीट पर पूरा टिका होना चाहिए। सीट पर आगे फिसलने से शरीर का पूरा भार रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। पढ़ते समय अनुचित आसन से आंखें खराब होती हैं, विरक्त सिकुड़ता है, श्वसन ठीक से नहीं होता है, वह शारीरिक विकृति हो जाती है। अतः पढ़ते समय पुस्तक की दूरी पर्याप्त होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है, जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो पहले तो कुर्सी पे सीधे बैठना उसे सिखाना चाहिए। उसके बाद जो पुस्तक है, पुस्तक की दूरी 12 इंच की दूरी होनी चाहिए और 45 अंश का कोण बनना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से क्या आस है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति से आस है, जब कोई भी व्यक्ति या बालक बिना किसी बाधा के अपने मन के भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर दे तो वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। जब व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने मन के भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगता है अथवा किसी वस्तु, घटना, विषय, वातावरण के संबंध में हम जो भी कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं या जो भी विचार हमारे मन में आते हैं या उसकी कल्पना में जो चिंतन चल रहा है या जिन्होंने हम शब्दों, वाक्यों की सहायता से मौलिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वे हमारी स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति में व्यक्ति बिना किसी की संकोच के अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, जब व्यक्ति या बालक बिना किसी बाधा के अपने मन के भावों एवं विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है तो उसे हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। वाक्य के प्रमुख प्रकार बताइए। तो व्याकरण के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही प्रक्रिया होती है, मतलब एक ही क्रिया होती है सरल वाक्य में। जैसे देखिए एग्जाम्पल, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो किसकी रचना की? रामचरितमानस की, मतलब एक ही क्रिया हुई है। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की, इसमें भी एक ही क्रिया हुई है। तो सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। सेकंड है मिश्रित वाक्य।
मिश्रित वाक्य में एक मूल वाक्य होगा, उसके साथ में एक और अधिक वाक्य जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे घंटा बजते ही शिक्षक कक्षा में आ गई, ये हमारा मूल वाक्य होगा, इसके साथ और वाक्य जोड़ दिए। विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन करने लगे। इसमें एक मूल वाक्य, उसके साथ में और अधिक वाक्य जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन करने लगे। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। नंबर 3 संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वाक्यों का समूह होता है, जिसमें सरल वाक्य भी होता है और मिश्रित वाक्य भी जुड़े होते हैं। यह एक लंबे वाक्य का रूप ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शिक्षक कक्षा में आए, कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गया, शिक्षक ने सर्वप्रथम छात्रों की उपस्थिति नोट की, फिर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो संयुक्त वाक्य जो होता है उसमें सरल वाक्य भी होता है और मिश्रित वाक्य भी जुड़े होते हैं, तो वाक्य एक लंबे रूप में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे विराम चिन्ह क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा बोलते समय, लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना या ठहरना पड़ता है। यदि बिना रुके ही अपनी बात को कह देंगे तो सुनने वाले को कुछ भी समझ नहीं हो जाएगा, कुछ भी समझ आएगा भी नहीं, और कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम अपने मन के भावों को बोलते समय कुछ बात कहती है तो कुछ स्थानों पर रुकना या ठहरना पड़ता है। अगर बिना रुके अगर हम अपनी बात कह देंगे तो किसी दूसरे को समझ भी नहीं आएगी। इसके लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम उचित स्थान पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखते समय विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है बल्कि उसका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। विराम चिन्हों के प्रयोग से क्या होता है, केवल भावों में ही स्पष्टता नहीं आती बल्कि उसका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। मतलब बात भी स्पष्ट हो जाती है और उसका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। जैसे देखिए, रोको मत जाने दो। इस वाक्य में कहीं कोई विराम चिन्ह नहीं है, जिससे उसके 2 अर्थ प्रकट होते हैं। पहला, रोको मत जाने दो, और दूसरा, रोको मत जाने दो। ये दोनों अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट करते ही हैं और भाषा को सुंदर और प्रभावशाली भी बना देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। वाक्य बोलते और लिखते समय विराम की अवस्था को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। जो भी हम भाषा बोलते हैं या लिखते हैं तो विराम की अवस्था को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम, जो हमेशा एक वाक्य खत्म होने के बाद लगाया जाता है। जैसे एक डंडा खींच देते हैं, वो हमारा पूर्ण विराम होता है। वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक, विस्मय आदि वाक्यों के अलावा अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो लास्ट में पूर्ण विराम लगा दिया। अगला है मामा जी अखबार पढ़ रहे हैं, तो भी इसमें लास्ट में पूर्ण विराम लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलते अथवा लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है। जैसे देखिए, में दे रखा है, शब्दों को अलग अलग करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग। जैसे राजू, रेखा, मोहन और रोहन बगीचे में खेल रहे थे, तो इनमें नाम को अलग अलग करने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। सब्जी वाला आलू, अरवी, परवल, टमाटर आदि बेच रहा था, तो इसमें भी जो सब्जियों के नाम है उनको अलग अलग करने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। दूसरा है संबोधन के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे भाइयों और बहनों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो हम भाइयों बहनों संबोधन कर रहे हैं किसी को, तो हम अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मोहन तुम इधर आओ, इसमें भी हम किसे संबोधन कर रहे हैं, मोहन को, तो संबोधन के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए भी विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे पंकज विद्यालय से आकर शहर चला गया, तो आया विद्यालय से और शहर चला गया, तो 2 वाक्यों को जोड़ दिया, तो इसमें हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ,
मैंने माताजी से पूछ लिया। इसमें भी आपके दो वाक्य जोड़ दिए। पहला वाक्य तुम जल्दी तैयार हो जाओ, दूसरा मैंने माताजी से पूछ लिया। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग हुआ। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए की के स्थान पर का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक ने बताया कि, तो की के लिए हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। पृथ्वी गोल है, ये किसी का कथन है तो इसे हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। ऐसे इसे पिता ने पूछा अब तक कहाँ थे, तो पिता ने पूछा की के लिए हमने कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं समुच्चय बोधक से पहले। समुच्चय बोधक वाक्य होते हैं उनसे भी पहले हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे रोशनी बहुत अच्छी है किंतु उसकी माँ बहुत बेईमान है, तो रोशनी बहुत अच्छी है, इसके बाद हमने क्या लगाया, अल्पविराम। ऐसे ही रोहन तेज दौड़ा लेकिन थोड़ा पीछे रह गया। रोहन तेज दौड़ा, इसके बीच में भी हमने अल्पविराम लगाया। तो किन किन में लगता है हमारा अल्पविराम सबसे पहला है। शब्दों को अलग अलग करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक ही नाम, बहुत सारे नाम देने बोलने हो हमें, तो सबके बीच में हम अल्पविराम लगा देंगे। संबोधन के लिए विराम चिन्ह को अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए की के स्थान पर का प्रयोग करते हैं, तब हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। और समुच्चय बोधक वाक्य से भी पहले हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम कैसा होता है, एक बिंदी होती है और नीचे कॉमा लगा होता है। सामान्य तौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है। जब एक उपवाक्य खत्म हो जाता है तो दूसरे को जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता, अतः वह अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अंग्रेजों के आने से संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ गई, इसके बाद हमने अर्धविराम का प्रयोग किया। भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता, तो जब वाक्यों को जोड़ते हैं तब हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में सदैव हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, ये साइन होता है। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द जब आते हैं तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे बस कब छूटेगी, घर में कौन आया है, तो इसमें कब हमारा प्रश्नवाचक है, कौन हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तुम्हारे हाथ में क्या चीज है, तो क्या हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, और कहाँ हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब अगर वाक्य में आएंगे तो वे हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है और उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उम्मीद, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।